हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे थर्ड और फाइनल अवेयरनेस सेशन ऑन AIAG VDA FMEA में। माय नेम इज़ धीरज अरोड़ा और मुझे अराउंड 26 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड न्यू डेवलपमेंट। और अभी आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर एंड ऑडिटर ऑन बिहाफ ऑफ इंटेलिजेंट माइंड्स। सो इन आवर फर्स्ट सेशन वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस कि FMEA क्या होता है, FMEA का यूज़ क्या है, FMEA के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मर्फी लॉ क्या है, टीम कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होनी चाहिए एंड जो 7 स्टेप्स होते हैं FMEA को कंप्लीट करने के लिए उसका एक ओवरव्यू। एंड इन सेकेंड सेशन हमने बात की थी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन एज स्टेप 1, जिसमें वी डिस्कस्ड 5 T's मीन्स इंटेंट, टाइमिंग्स, team, task and tools. Then we discuss step 2 as structure analysis, and structure analysis में हमने बात की थी कि breakdown of manufacturing system into process items, process steps and process work element. And ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम उसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम को डिटेल में लेकर चलते हैं या स्ट्रक्चर ट्री बनाते हैं, जिस भी टूल से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, देन एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनकर आता है। एंड एज अ स्टेप 3 वी डिस्कस फंक्शन एनालिसिस कि जो हमने प्रोसेस आइटम्स, प्रोसेस स्टेप्स और प्रोसेस वर्क एलिमेंट हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिफाइन किए हैं, उनका क्या फंक्शन है वो हमें स्टेप 3 में फंक्शन एनालिसिस में लिखना है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन सब चीज़ों का फंक्शन जरूर पता हो ताकि एक इफेक्टिव FMEA बन सके। आपकी कन्वीनियंस के लिए सेशन 1 और सेशन 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप कभी भी वहां क्लिक करके इन दोनों सेशंस को देख सकते हैं। नाउ फेलियर एनालिसिस। फेलियर एनालिसिस जो होता है वो बेस होता है फंक्शन एनालिसिस पे। स्टेप 3 इंडिकेट करता है कंप्लीशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड स्टेप 4 बिगिंस द सेकेंड हाफ ऑफ FMEA मीन्स फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशन। ये जो सेकेंड हाफ है FMEA का, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6 मीन्स फेलियर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की थी और डेवलप की थी इन फर्स्ट 3 स्टेजेस ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस, वो एक तरह से सर्व करेंगी एज अ बेस, as a foundation to complete this part of FMEA. This part means failure analysis and risk mitigation. Failure analysis का पर्पस क्या होता है? The purpose is identified करना क्या failure causes, failure modes and failure effects, and of course उनका relationship show करना to enable risk assessment. एक चीज और याद रखिएगा, any time a function does not do what it was intended to do means अगर फंक्शन वो नहीं करता जो उससे एक्सपेक्टेड था और रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती, इट मीन्स अ फेलियर हैज अकर्ड। और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फेलियर एनालिसिस के? पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेलियर चेन। फेलियर चेन को एस्टेब्लिश करना, हम डिस्कस करेंगे फेलियर चेन क्या होती है। सेकेंडली, आइडेंटिफाई करना प्रोसेस फेलियर कॉजेज को यूजिंग फिशबोन डायग्राम या यूजिंग वाइवा एनालिसिस, 8D, फॉल्ट ट्री, जिस भी टूल से आप कंफर्टेबल हैं। कॉजेज मीन्स रूट कॉजेज को आइडेंटिफाइड करना। एंड थर्ड बट नॉट द लास्ट इज कोलैबोरेशन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर फॉर फेलियर इफेक्ट्स। फेलियर एनालिसिस में हमें 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। एक तो पोटेंशियल फेलियर मोड्स, पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फेलियर एंड पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर। अगर आप पुराना 4th एडिशन वाला फॉर्मेट देखेंगे तो उसका ही लेआउट है न्यू फॉर्मेट में, बट इन अ डिफरेंट वे। एस्पेक्ट्स वही हैं, इसमें भी डिफाइन किया गया कि फेलियर इफेक्ट्स क्या होंगे, देन फेलियर मोड्स क्या होंगे एंड फेलियर कॉजेज क्या होंगे। इसी को डिस्क्राइब किया गया एज अ फेलियर चेन में। अगर हम फेलियर चेन की बात करें
It talks about again failure effects, failure mode and failure causes. ये कहता है कि अगर फेलियर मोड अकर होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा. इफेक्ट मीन्स इफेक्ट कैन बी ऑन इंटरनल कस्टमर, इफेक्ट कैन बी ऑन एक्सटर्नल कस्टमर. अगर हम इंटरनल कस्टमर की बात करें तो इंटरनल कस्टमर कौन हो सकते हैं? दे कैन बी नेक्स्ट ऑपरेशन और अ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन. दे कैन बी आवर ओन ऑपरेटर्स ऑल्सो. अगर हम एक्सटर्नल कस्टमर की बात करें तो दे कैन बी नेक्स्ट टायर लेवल, मे बी OEM, मे बी अवर डीलर्स or maybe our legal bodies, legislative bodies, product or product end user. So all this can be our customer. Failure mode क्या होता है exactly? Failure mode is defined as a manner in which a process could cause a product not to deliver or provide the intended function. Means जो हमें function expected था अपने हायर लेवल कंपोनेंट के साथ, कोई फेलियर मोड अकर हो गया और उसने स्टॉप कर दिया उसको, वो फंक्शन को परफॉर्म करने में या उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में. और हर फेलियर मोड का कोई ना कोई कॉज होगा या कॉजेज होंगे. सो फेलियर मोड्स कैन बी मेड थ्रू रिव्यू ऑफ अवर पास्ट थिंग्स गॉन रॉन्ग, देन मे बी रिजेक्शन, मे बी अवर स्क्रैप रिपोर्ट्स और मे बी थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग. Failure mode can be loss of process, function or operation not performed. And failure cause क्या होता है? Failure cause indication होता है कि failure mode occur क्यों हुआ, और the consequence of cause is the failure mode. Identify करना जहाँ तक possible हो पाए हर manufacturing process में और assembly में cause for each failure mode. Typical failure cause may include 4M. अगर हम 4M की बात करें, it can be man, machine और equipment, maybe material and environment. Environment हमने already second session में बात किया था, that can be mother nature. So man is what? Setup worker कह सकते हैं हम उसमें. Cause क्या हुआ? Setup worker के कारण कोई issue हुआ, machine operator या associate के कारण कोई issue हुआ, या मेंटेनेंस टेक्नीशियन के कारण कोई इशू हुआ, तो डेट विल कम एज अ मैन. मशीन में मे बी रोबोट के कारण, हॉपर के कारण, मे बी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मे बी कन्वेयर, मे बी इंस्पेक्शन डिवाइसेज या फिक्चर्स के कारण. अगर हम मटेरियल की बात करें तो डेट कैन बी मशीनिंग ऑयल, मे बी ग्रीस, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, मे बी वॉशर कंसंट्रेशन, ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज मटेरियल. एंड अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो मे बी एम्बियंट कंडीशंस की हीट बहुत ज़्यादा है, या डस्ट है, या कंटेमिनेटेड एरिया है, लाइटनिंग बहुत कम है, नॉइज बहुत ज़्यादा है. सो ऑल दिस कैन बी कॉजेस. नाउ रिकॉल कीजिए सेशन 2 में जो हमने बात की थी. हेयर ऑल्सो फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक. फंक्शन क्या है? प्रेस इन सिंटर्ड बेयरिंग टू अचीव एक्सियल पोजिशन. मीन्स उसने एक एक्सियल पोजीशन अचीव करनी है इन अ पोल हाउसिंग. अगर वो एक्सियल पोजीशन नहीं अचीव करता, विच इज फोकस एलिमेंट, फेलियर मोड, परफॉर्म फॉर एन इंटेंडेड फंक्शन या रिक्वायरमेंट से मीट नहीं करता, तो हमें आइडेंटिफाइड करना है फंक्शन क्या रहेगा हमारे प्लांट में. शिप टू द प्लांट मीन्स कस्टमर और एंड यूजर का. सो वहां क्या फंक्शन आता है हमारे प्लांट में? असेंबली ऑफ शाफ्ट इनटू पोल हाउसिंग असेंबली. कब होगी? जब वो अचीव करेगा एक्सियल पोजीशन. शिप टू द प्लांट, कस्टमर एंड पे, वो फंक्शन अचीव होगा. क्या फंक्शन अचीव होगा? असेंबली ऑफ मोटर टू व्हीकल डोर. कब होगा? जब हमारा जो बीरिंग है वो अचीव करेगा एक्सियल पोजीशन. एंड यूजर विंडो को ऊपर नीचे कर पाएगा. कब कर पाएगा? जब हमारा बीरिंग अचीव करेगा एक्सियल पोजीशन. सो ये हमारा फोकस एलिमेंट हो गया, विच इज अ फेलियर मोड. अगर ये परफॉर्म नहीं होता तो इसका क्या कॉज होगा? मीन्स व्हाई दिस फेलियर मोड इज हैपेंड. और अगर फेलियर मोड होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑन व्हाट? हमारे प्लांट में मीन्स योर प्लांट, शिप टू द प्लांट मीन्स कस्टमर और एंड यूजर. अभी जो एक स्लाइड पहले हमने बात की थी फेलियर चेन के बारे में,
उसको रिकॉल कीजिए, जिसमें हमने बोला था फेलियर इफेक्ट्स, फेलियर मोड एंड फेलियर कॉजेज। नाउ ये जो ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फंक्शन एनालिसिस से, मीन जो सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लेने का और फेलियर एनालिसिस को एक साथ लेने का, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम फेलियर मोड किसकी बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, यहां आ रहा है फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप, मींस बेरिंग को अचीव करना है एक्सियल पोजीशन। फेलियर मोड क्या होगा? एक्सियल पोजीशन ऑफ सिंटर्ड बेरिंग इज नॉट रीच्ड, अगर वो रीच नहीं हुई तो। अब अगर ये फेलियर मोड अकर हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? योर प्लांट मींस हमारे प्लांट में क्लियरेंस टू स्मॉल टू असेंबल शाफ्ट विदाउट पोटेंशियल डैमेज, मींस क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो असेंबली नहीं हो पाएगी। एंड अगर कस्टमर के पास चला गया तो असेंबली ऑफ मोटर टू द व्हीकल डोर रिक्वायर एडिशनल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर वो असेंबल होगा। मे बी टाइट होगा एंड कस्टमर में नॉट कंफर्टेबल, और जो एंड यूजर होगा उसका जो कंफर्ट क्लोजिंग टाइम वुड बी टू लॉन्ग, मीन्स जो एक पर्टिकुलर स्पीड पे विंडो अप डाउन होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी अप डाउन होने में। एंड कॉज क्या हो सकता है? पॉसिबल कॉजेज आर मे बी मशीन स्टॉप्स बिफोर रीचिंग द फाइनल पोजीशन। जो हम मशीन है हमारी, जो हम 4M की बात करते हैं, मे बी ये कॉज मशीन के कारण हो, मे बी ये कॉज हो सकता है मैन के कारण भी हो सकता है कि मैन ने उसको प्रेस में ठीक तरह से जहाँ बैठना चाहिए था वहाँ बिठाया नहीं, या प्रेस में लोकेशन डिफाइन नहीं थी। इट कैन बी मटेरियल ऑल्सो, कि मशीन में कुछ ऑयल या कुछ ग्रीसिंग की कमी हो सकती है। इट कैन बी अवर एनवायरमेंट ऑल्सो, कि मे बी उस पर्टिकुलर ग्रीस को फंक्शन करने के लिए वहाँ पर हीट एक पर्टिकुलर डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा थी। तो इतने सारे हम एम एज अ कॉजेज डिस्कस कर सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा 5th स्टेप है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस का पर्पस क्या रहता है? इज टू इवेल्युएट द रिस्क, कि रिस्क कितना है, सिवियरिटी आइडेंटिफाइड करके, अकरेंस आइडेंटिफाइड करके एंड डिटेक्शन आइडेंटिफाइड करके, सो डैट हमारे जो एक्शंस हैं हम उनको प्रायोरिटाइज कर पाएं। लास्ट में मे बी इन 6th स्टेप वी विल सी कि किस तरह इनकी रेटिंग आइडेंटिफाइड करते हैं और हम एक्शन प्रायोरिटी पे पहुंचते हैं। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग इन द सेकेंड सेशन ऑल्सो, कि अब RPN तो है ही नहीं, देयर इज नो रिस्क प्रायोरिटी नंबर, तो हमें वो सिवियरिटी अकरेंस टू रिडक्शन अब भी कैलकुलेट करना है, बट RPN कैलकुलेट नहीं करना है। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है रिस्क एनालिसिस का? एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्स ऑफ द फेलियर कॉजेज, जो फेलियर कॉजेज हैं उनके प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या हैं, डिटेक्शन कंट्रोल्स क्या हैं ऑफ द फेलियर कॉजेज और फेलियर मोड्स की, मे बी रेटिंग ऑफ सिवियरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन फॉर ईच फेलियर चेन, एंड इट इज द बेसिस, रिस्क एनालिसिस इज द बेसिस फॉर द प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन स्टेप। जो इसमें हम ध्यान रखते हैं करंट प्रिवेंशन कंट्रोल्स की एंड करंट डिटेक्शन कंट्रोल्स की। प्रिवेंशन कंट्रोल्स जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर अकरेंस, एंड डिटेक्शन कंट्रोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फेलियर कॉजेज और फेलियर मोड, मे बी बाय ऑटोमेटेड मशीन्स, मे बी बाय मैनुअल मेथड्स, for example visual inspection, maybe visual inspection with sample, optical inspection with camera, maybe optical test with limit sample, maybe attribute test, maybe dimensional check। so इन चीजों से हम डिटेक्ट करते हैं अगर फेलियर मोड अकर हो गया है तो उसको कैच करने के लिए। नाउ एज अ पार्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस we have 3 rating criteria for evaluation of risk। रिस्क evaluate करने के 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बारे में आप पहले से ही familiar होंगे, very much confident। One is severity, it stands for severity of the failure effect, कितना severe होगा। Occurrence stand for the occurrence of the failure of causes, and detection stand for the detection of occurred failure। So evaluation numbers range करते हैं 1 to 10 for severity, occurrence and detection के लिए, and of course 10 number stand for the highest risk contribution। so अब हम severity को देखते हैं, and we know severity number क्या है?
is associated with the most serious effect for a given failure mode. अगर कोई failure mode आ जाता है तो उसका कितना इफेक्ट होगा, जो इफेक्ट होगा वो कितना severe होगा, 1 being very low and 10 being very high. Then it comes a occurrence level. Occurrence is for the occurrence of failure causes in the process, कि वो कितने frequent occur हो सकते हैं. Again it ranges from 1 to 10, 1 being very low and 10 being extremely high. Detection ranking जो है वो associate होती है with the prediction of most effective process controls, कि हमारे प्रोसेस कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं. इन केस कोई फेलियर मोड अकर हो गया, उसके कारण कोई डिफेक्ट जनरेट हो गया, तो क्या वो डिफेक्ट हमारे कंट्रोल्स पकड़ पाएंगे. अकॉर्डिंगली वी गिव देम अ नंबरिंग. सो बेस्ड ऑन दैट वी कम्स टू द एक्शन प्रायोरिटी टेबल. नाउ अब इस टेबल में देखिए आप, सिविरिटी इज 9 to 10. ये कहता है सिविरिटी अगर 9 से 10 हो, और अक्रेंस लेट्स टेक एग्जांपल, अक्रेंस हमारी 4 to 5 है, सिविरिटी 9 to 10 है, बट अक्रेंस सिर्फ 4 to 5 है. एबिलिटी टू डिटेक्ट, डिटेक्शन में अगर आ जाते हैं, अगर हम लोवेस्ट लेकर भी चलते हैं जो कहती है 2 से 4, अगर डिटेक्शन हमारी 2 से 4 है तो एक्शन प्रायोरिटी कम्स एज हाई. अब यहां पर आरपीएन नंबर नहीं आ रहा है. सो अगर हम आरपीएन नंबर कैलकुलेट करते, सिविरिटी एज 9 या सिविरिटी एज 10, occurrence as highest we say 5, 50 and detection as we say 4. 15 to 4, 200. So RPN comes 200. लेकिन अगर हम lowest लेकर चलें, let's say 9 as severity and 4 as occurrence and 2 as detection, 72. तो आरपीएन नंबर होगा तो 72 आ जाता. अब कई कंपनियों की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती थी कि अगर 72 होगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे, लेस देन 100 एक्शन नहीं लेंगे. बट यहाँ पर आरपीएन का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं. यहाँ पर तो सीधा हाई, मीडियम और लो है. अगर एक्शन प्रायोरिटी हमारी हाई आती है तो एक्शन लेना है, मस्ट बी टेकन. अगर प्रायोरिटी हमारी मीडियम आती है तो एक्शन शुड बी टेकन, इट इज प्रेफर्ड कि वन शुड टेक. अगर प्रायोरिटी हमारी लो आती है तो इट इज अगेन एडवाइस कि अगर हम लेंगे तो अच्छा रहेगा. वी कैन फर्दर कंट्रोल अवर डिटेक्शन कंट्रोल्स एंड प्रिवेंशन कंट्रोल्स. अवर नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्टिमाइजेशन, विच इज अवर 6th स्टेप. सो पर्पस क्या रहता है ऑप्टिमाइजेशन का, इज टू मिटिगेट द रिस्क एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज एक्शन टेकन. मीन्स कि जो हमने अपनी एक्शन प्रायोरिटी डिसाइड करके हाई, मीडियम और लो, उसके बेसिस पे हमने कोई फर्दर रिवाइज एक्शन लिए हैं, तो वी कैन ऑप्टिमाइज अवर प्रोसेस फर्दर. अगर आपको ध्यान करें 4th एडिशन ऑफ FMEA में, तो वी से रिकमेंडेड एक्शंस. तो जो हम रिकमेंडेड एक्शंस लेते थे आरपीएन कम करने के लिए, सेम वे उसी तरह के एक्शन लेते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए. सो जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो वी रिकैलकुलेट आवर सिविरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन. अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि एक्शंस आइडेंटिफाइड करने टू रिड्यूस रिस्क. अभी अगर हमारा प्रायोरिटी नंबर इज हाई तो क्या हम उसको मीडियम या लो में लेकर आ सकते हैं. अभी अगर एक्शन प्रायोरिटी इज कमिंग एज मीडियम तो क्या हम उसको लो में लेकर आ सकते हैं. एंड इट अदर ऑब्जेक्टिव इज कि असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अगर हमने कोई एक्शंस लिए हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट डेट क्या है. एंड FMEA टीम, मैनेजमेंट और कस्टमर सप्लायर के बीच में क्या कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है. सो ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. एंड लास्ट स्टेप इज अवर 7th स्टेप. इट कॉल्स अबाउट रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन. ये कहता है कि जो भी हमने FMEA में किया है, जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था इन द 2nd सेशन ऑल्सो, कि सब कुछ उस फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करना है. एंड इट शुड बी यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज विद इन कंपनी और बिटवीन कंपनीज. मे बी अगर हमारी कोई पेरेंट कंपनी हो, वहाँ पर भी सेम तरह का प्रोडक्ट या प्रोसेस होता हो, तो हम उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं. एंड जो लेआउट है, ये जो फॉर्मेट का आपको दिखाया गया था 2nd सेशन में, ये इट कैन बी कंपनी स्पेसिफिक. ये आप अपनी मर्जी से रोज कॉलम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो. आप चाहें तो एक ही लेंथ में सब ले लीजिए, आप चाहें तो कुछ पार्ट 1st स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप ऊपर ले लीजिए, बाकी स्टेप नीचे ले लीजिए.
maybe you can take it on a A3 size or A4 size, but it is always better कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया FMEA के बुक में उसको जरूर फॉलो करें। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी उस फॉर्मेट में लिखना चाहें, इट इज़ योर चॉइस। एंड एक चीज़ और FMEA बनाते हुए आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि नेवर एज्यूम एनीथिंग। हमें कोई चीज़ एज्यूम नहीं करके चलनी कि ऐसे ही होता होगा। इट इज़ ऑलवेज लाइक कि हम शॉप फ्लोर पर जाएं, हम ऑपरेटर से इंटरेक्शन करें, सुपरवाइजर से इंटरेक्शन करें, तभी एक ब्यूटीफुल और प्रैक्टिकल FMEA बन के सामने आ पाएगा। अगर हम इसको सिर्फ रूम में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि कई चीज़ें हम छोड़ दें। वी कैन डू अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन शॉप फ्लोर, आस्क ऑपरेटर्स एंड सुपरवाइजर टू सिट विद अस, हमारे साथ बैठें और बात करें, या हम भी मशीन पे जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड ऑथेंटिक वे। इसी के साथ हमारा थर्ड और फाइनल सेशन ऑन AIAG VDA FMEA ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। हमें लिखकर ज़रूर बताएं, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि जब भी कोई ऐसा नया ट्यूटोरियल हम लॉन्च करें तो वो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।